नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज हमारी गुफ्तगू का विषय भारत में कानूनी शिक्षा, शैक्षणिक कार्यक्रम और करियर। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एस के सैनी साहब। बड़ा विराट व्यक्तित्व है इनका। 26 वर्षों से निरंतर आप विधि की शिक्षा दे रहे हैं और 9 विद्यार्थी आपके निर्देशन में पीएचडी भी कर चुके हैं। 6 पुस्तकें आपकी प्रकाशित है। बड़े विद्वान आज के हमारे विशेषज्ञ। संस्था की ओर से मैं आप सर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद रमेश जी। मैंने युक्ति संस्थान के बारे में काफ़ी सुना है और आपका जो लगातार ये आपकी जो मेहनत है वो निश्चित रूप से रंग ला रही है और दर्शक लगातार आपसे जुड़ते जा रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। इससे जो हमारा एक यूँ कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट है, हर एस्पेक्ट में, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जूलॉजी हो, अलग-अलग विषयों पर आप इस तरह की चीज़ें लेके आते हो, दर्शकों के लिए निश्चित रूप से ही वो ज्ञानवर्धक है। सर, हमारा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि कानूनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, कानून का एक दूसरा जो प्रतिरूप है वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। जीवन में जब तक अनुशासन नहीं है, जब तक आप र्यूडली चलते हुए चले जाओगे, और र्यूड व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? हम ये जानते हैं कि सिविल सोसाइटी में केवल 5% क्रिमिनल्स हैं। उनमें इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कम करने में कानून का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और वो हमें अनुशासन सिखाता है। अनुशासन ही जीवन है। लॉ आपके व्यक्तित्व को निखारता है। लॉ जो है एक सॉवरेन व्यक्ति को भी, चाहे आप जानते हैं कि चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, उसको हर प्रकार से कानून की अनुपालना तो करनी ही होगी। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में कानून आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। सर, कानूनी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, कानूनी शिक्षा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन या अनुशासन है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा की शुरुआत कर दी थी। अगर हम इसको एक तरह से देखें इतिहास के पन्नों में, तो हम पाएंगे कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में, टीकाओं में, टिप्पणियों में, स्मृतियों में जगह जगह इन चीज़ों की चर्चा की गई है। तो जो लीगल एजुकेशन है वो वहीं से शुरू हो गई थी। हमने विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, जो एक राजा होते हुए भी एक न्यायप्रिय व्यक्ति हुआ करते थे। राजा राम अत्यधिक न्यायप्रिय व्यक्तित्व थे। तो ये सारा का सारा जो है, हम अगर एक तरह से चाहे पौराणिक काल की बात करें, मिड टर्म की बात करें, आज की बात करें, कानून और कानूनी शिक्षा का अपना एक महत्व है। आज के दौर में भी हम देखें तो आप देखेंगे कि रोज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वेरियस हाई कोर्ट्स के द्वारा नए नए वर्डिक्शंस आ रहे हैं, जो न केवल जनता को बल्कि यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट करके और एक समयबद्ध तरीके से और लयबद्ध तरीके से जो जीवन को सुचारू बनाती है। सर, भारत में कानूनी शिक्षा की स्थिति क्या है, वो भी आप हमें बताएं। बिल्कुल। देखिए, पहली बार भारत में अगर कोई कानून बना तो ये माना जाता है कि जो 1600 का चार्टर था, ब्रिटेन की महारानी ने इंग्लैंड से बना करके अंग्रेज अधिकारियों के लिए बना के भेजा था। हमारे यहाँ तो कानून की पहले जब हमारा राम राज्य था या दूसरे इस प्रकार के किंगडम्स थे, उसमें हमें किसी प्रकार के इस प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। तो ये कहा जाता था कि राजा के मुखारबिन से निकला हुआ एक एक शब्द जो वो कानून होता था, और राजा जो कह देते थे वो जनता उनकी अनुपालना करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब भारत में दूसरे लोग आए, अंग्रेज आए, तो वो अपने लोगों के लिए साथ में कानून भी बना के लेके आए। कानूनी शिक्षा भारत में ये माना जाता है कि पहला जो लॉ कॉलेज है वो 1911 के लगभग कलकत्ता में खुला। तभी से जो है वो भारत में कानून की विधिवत शिक्षा प्रारंभ हुई। उससे पहले हम जानते हैं कि जैसे महात्मा गांधी है या दूसरे हमारे लीडर्स है, वो साउथ अफ्रीका से या यूके से बैरिस्टर एट लॉ, BAL इत्यादि की डिग्री करके आके भारतवर्ष में, मोतीलाल नेहरू अपने आप में एक बड़े अधिवक्ता थे जिन्होंने ब्रिटेन से अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी की थी।
तो बेसिक जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है वो इंग्लैंड से ही आया, और 1860 की हमारी आईपीसी है, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, तो ये पुराने ही थे। अभी हम धीरे धीरे करके इनको चेंज करते जा रहे हैं। हमारी पार्लियामेंट ने अभी 3 नए अधिनियमों को जो नाम बदल के और नए स्वरूप में हमारे सामने ला दी है। तो कानून और कानूनी शिक्षा दोनों एक दूसरे के ही पहलू है, और शिक्षा के रूप में भारतवर्ष में कानून ने बहुत अधिक प्रगति की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो ब्रिटिश टाइम की लॉ थी और आज की लॉ है, उसमें दिन-रात का अंतर आ गया है। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा रहे हैं, हम साइबर लॉज पढ़ा रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स पढ़ा रहे हैं, हम आर्बिट्रेशन पढ़ा रहे हैं, हम मीडिएशन पढ़ा, ये सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल लॉज है, इंश्योरेंस लॉज है, टैक्सेशन लॉज है, नया कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये सारे के सारे लॉ में आ गए। और इंटरनेशनल लॉ और लीगल थ्योरी में तो विश्व स्तर पर इस प्रकार के स्कोप्स बनने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो मोह है वो एजुकेशन में मेडिकल की तरफ या इंजीनियरिंग की तरफ होता था, वो बहुत तेज़ी से चेंज होता हुआ जा रहा है। हम चूरू की बात करें तो अभी-अभी हमने एलएलबी में एडमिशन किए हैं। जनरल कैटेगरी की मेरिट जो है वो 72% से अबव जा रही है। तो आप देखिए कि विधि शिक्षा के प्रति लोगों का कितना जागरूक होना, ये हमें शो करता है कि अब लॉ जो है वो पुराने वाला लॉ नहीं रहा, बल्कि एक आधुनिक एस्पेक्ट में आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है, क्लाउडिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है। तो आईटी और आधुनिक तरीकों के साथ लॉ को जोड़ा जा रहा है, और लोगों का रुझान जो है वो लॉ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यही नहीं, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में भी कानून ने परचम लहराए हैं। हमारे यहाँ चूरू में भी अब तक 42 के लगभग मस्जिद बन चुके हैं। कितने ही लोगों को इस अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। वकालत के क्षेत्र में भी हमारे स्टूडेंट जो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में वकालत का कार्य भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी लीगल एजुकेशन के लिए एक स्वर्णिम काल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर, कानूनी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? केवल रोजगार प्राप्त करना या फिर एक जिम्मेदार नागरिक बनना, आप किस तरह से आप देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में ये कहा है कि हर व्यक्ति के लिए कानून की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, और ये लोग जो है यहाँ तक करें, अभी आ भी गया है। जैसे ह्यूमन राइट्स को 10th लेवल पे ले आया गया, एनवायरमेंटल लॉज को ये स्कूली शिक्षा से ही पर्यावरण पढ़ाया जाने लगा है। तो इससे हम इसके महत्व को समझ सकते हैं कि जीवन में कानून कितना जरूरी है। कानून का आशय आज केवल भारतीय दंड संहिता, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ही नहीं है, बल्कि दूसरी जो नई नई चीजें, अभी डाटा कलेक्शन बिल आ रहा, आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उस समय लाए थे जब हमें शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। आज तो वो पुराना पड़ गया और उसकी जगह हमें नए नए कानून लेके आना पड़ रहा है। तो इससे ये स्वतः स्पष्ट है कि कानून का अपना कितना जो है वो महत्व है, कानूनी शिक्षा का कितना महत्व है, और आने वाले समय में ये जो है वो बहुत आगे तेजी से बढ़ेगा निश्चित रूप से। सर, कानूनी शिक्षा में कौन-कौन से प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम कौन-कौन से हैं? मतलब ओके, बैचलर बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश जी आपका। देखिए, आज का जो स्टूडेंट है वो जो अब कानूनी शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहता है, आजकल के पेरेंट्स भी बहुत अधिक इस मामले में अवेयर हुए हैं निश्चित रूप से। बच्चे भी इस तरफ अपना करियर, आज जब सोशल मीडिया पे और टीवी पे मूवीज में हम देखते हैं जोली एलएलबी या लगान या इस प्रकार की मूवीज देख के जो है वो स्टूडेंट्स का रुझान ऑटोमेटिकली कोर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। तो अब भी गवर्नमेंट ने ये किया है, हमारे देश में करीब 22 के लगभग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज खुली है, जिसमें क्लेट के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा होती है और उसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश पाते हैं। 2 तरह की स्ट्रीम्स इसमें है, एक तो 5 ईयर लॉ है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, दूसरा 3 ईयर लॉ है जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। एक स्टूडेंट जो 10th से पहले या 12th तक ये सोच लेता है कि इसको लॉ का सेक्टर में जाना है, तो उसको बहुत अधिक समय खराब नहीं करते हुए क्लेट की प्रिपरेशन करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ जा सकते हैं। या हमारे यहाँ राजस्थान में भी रूलेट इत्यादि राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती है 5 ईयर की। इसके अतिरिक्त दूसरे भी बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय भी है जो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम करवाते हैं। आप कहीं से भी करें, अगर अच्छी इंस्टीट्यूट मिले आपको तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी निश्चित रूप से। तो 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है और आप प्लान कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ चूरू में भी उपलब्ध है। राजस्थान में 18 गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेज है, कितनी 82 के लगभग जो है वो लॉ कॉलेजेस और राजस्थान में है। अदर स्टेट्स में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी इस प्रकार की बहुत सारी इंस्टीट्यूशन खुली हुई है। वहाँ से आप लीगल एजुकेशन 3 ईयर और 5 ईयर ले सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हो
तो 2 ईयर या 1 ईयर LLM करके मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हो, उसके बाद नेट करके और आप लॉ में प्रोफेसर बन सकते हो। साथ ही आप एकेडमिशियन बनना चाहो और आगे बढ़ना चाहो तो PhD या रिसर्च कर सकते हो, आप विदेशों में अध्यापन कार्य भी कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी स्कोप्स। बहुत सारे कोर्स बताए सर आपने। अगला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि कानूनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद करियर के क्या-क्या स्कोप है? शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको क्या रोज़गार की क्या गारंटी होती है? देखिए वो भी रमेश आप जी, एक सामान्य अवधारणा है हाँ, हाँ। हमारा यहाँ हाँ, कि कोर्ट में जाओगे तो आपको वकील ही वकील हाँ, दिखेंगे। हाँ, हाँ। छोटी जगहों पे तो ये हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत हो ज़्यादा। गया हाँ, और ये भी कहा जाता है कि अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो LLB कर रहा होगा हाँ, या हाँ। वकील बन जाएगा। कोर्टों की तो सर ऐसे भी कहा जाता है कि अगर एक पत्थर उछालोगे कोर्ट तो में जाके तो वो वकील के ऊपर ही गिरेगा, इस इतने तरह की मुमकिन है। बहुत सारी बहुत भ्रांतियाँ सारी हमें सुनने भ्रांतियाँ को, हैं। बट मैं इससे सहमत नहीं हाँ, हूँ। हाँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये पूरा सिनेरियो परिवर्तित होता हुआ जा रहा हाँ, है हाँ। और अब IPC, CPC या वकालत तक ये फील्ड नहीं नहीं है। बचा है। हुँ, हुँ। मैंने आपको बताया हाँ, कि आप लॉ करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हो, हाँ। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, हुँ, आप जूनियर लीगल ऑफिसर हुँ। बन सकते हो। ये तो सरकारी नौकरियाँ हैं हाँ, और बहुत कम कंपटीशन है। हुँ, हुँ। RS, IAS की बजाय इसमें बहुत कम कंपटीशन है और एक शानदार प्रेस्टिजियस हाँ, जॉब होता हाँ। है। एक मतलब लोग किसी से नहीं डरते लेकिन कानून से, कानून जजेस से और इनसे डरते हैं। डरते हैं। तो एक बहुत शानदार और प्रेस्टिजियस ये जजेस वाला जॉब होता है। आप मजिस्ट्रेट बन सकते हो, APP बन सकते हो, JLO बन सकते हो। हुँ। ये तो केवल एक हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वही रोज़गार हाँ, वाली, वकालत के हाँ, हाँ, अतिरिक्त, हाँ। वकालत तो है ही हाँ, है। हाँ। और वकालत को भी आप इतना हल्का मत लीजिए, हाँ, आप हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, हाई हाँ, कोर्ट में हाँ। जाएँगे, हाँ, तो 1 घंटे की कंसल्टेंसी के हमारे एडवोकेट जो 5-5 लाख भी हाँ, ले रहे हाँ, हैं। हाँ। कंपैरेटिवली आप लोकल लेवल पे हुँ। देखो कि एक वकील ₹500 में भी ज़मानत करा हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। तो ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, नॉलेज आपने एजुकेशन किस हुँ, हुँ। से ली है, आपकी गाइडेंस कैसी रही है, आपके लीगल सैक्रामेंट संस्कार किस प्रकार के हाँ, रहे हाँ। हैं। तो नॉलेज के आधार पे आप इसमें बहुत अधिक आगे बढ़ सकते हो। मैंने अभी-अभी बताया कि आप विदेश भी जाके हाँ, हाँ। इंटरनेशनल लॉ में, ज्यूरिस्प्रूडेंस हुँ, में हुँ, और हुँ। आर्बिट्रेशन में, इनमें आप फॉरेन भी जाके काम कर हुँ। सकते हो। अभी नया एक जो सिस्टम चला है वो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का चला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉ की जो डिमांड बढ़ रही है, उसको सोसाइटी और लॉ को दोनों को साथ अटैच करके और अपराधों में किस तरह से कमी की जा सकती है, एक नई ब्रांच के रूप में उभर रही है। तो आप एक एकेडमिक करियर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में वहाँ जा सकते हो। हुँ, हुँ। आप आर्मी में जज एडवोकेट जनरल के रूप हाँ, में हाँ। जा सकते हो। आप बैंकों में लीगल ऑफिसर के रूप में, हमारे कितने ही स्टूडेंट हाँ, लगे हाँ। हुए हाँ, हैं। हाँ। इन्फोसिस का हमारा लीगल ऑफिसर हमारे यहाँ का स्टूडेंट लगा हुआ आप ये हुँ। देखेंगे। इसके अतिरिक्त आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज देश में हुँ, आ रही है, हुँ। वो हायर एंड फायर या कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में होती है। हाँ, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करने का काम एडवोकेट्स और लीगल ऑफिसर्स ही हाँ, हाँ। करते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि आज जिस प्रकार से IT में और आपको इंजीनियरिंग में पैकेजेस मिलते थे, हुँ, हुँ। आज हमारे लॉ के स्टूडेंट्स को 16 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का पैकेज मिल रहा है। हाँ, जो वो सीनियर होता हुआ चला जाएगा, उसके पैकेजेस भी बढ़ते हुए बढ़ते चले जाएँगे। जाएंगे। तो लॉ अब कोई वो थ्रस्ट एरिया नहीं रहा इस प्रकार की का कि आप लॉ करके घर पे बैठ जाओगे या ज्यादा से ज्यादा काला कोट, नथिंग एल्स। हुँ, अब बहुत सारी संभावनाएं हुँ। बन गई है। अभी हमारे पास समय का अभाव है, मैं पूरा कभी समय मिला आपको तो फिर इसके बारे में बहुत हाँ। वाइडली आपको बता पाऊंगा। हुँ। बहुत ज्यादा स्कोप्स है इसमें। सर कई सारे अभिभावक भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, हो सकते हैं कई छात्र भी इंटरव्यू देख रहे हैं, तो उनकी ज़रूर जिज्ञासा होगी, वो जानना चाह रहे होंगे कि अगर कानून में करियर बनाना है कानूनी शिक्षा में, तो वो शुरुआत कहाँ से करें? यस, दिस इज द राइट क्वेश्चन। देखिए, मैं कई बार हमारे स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि जिस प्रकार से पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, और अगर किसी को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, IIT JEE के लिए जाना है या MBBS के लिए जाना है, तो वो 10वीं में ही कोटा और सीकर भेज देते हैं। वाई? सेम थिंग इज इन द लीगल सेक्टर। अगर आपको जुडिशरी में जाना है या लीगल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो 10th के बाद ही आप अवेयर हो जाइए और उसको 10th के बाद क्लेट जैसी प्री एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन प्रारंभ करवा देना चाहिए। अगर 10th में आपने शुरू कर दिया तो बच्चा क्लेट क्लियर कर जाएगा। एक एवरेज बच्चा भी क्लेट क्लियर कर जाता है और उसको एक बहुत अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटी भी मिल जाती है। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको इसी फील्ड में करियर बनाना है तो 10th के बाद ही आपको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो जो ही आपका लॉ में एडमिशन होता है, वेदर 5 ईयर इंटीग्रेटेड और 3 ईयर, जिसमें भी आप, तो जो ही आप एंटर होते हो, कदम रखते हो, आपको अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण दिया IIT JEE और MBBS का, ठीक उसी प्रकार से लॉ में भी आपको प्रिपरेशन प्रारंभ कर देनी चाहिए, ताकि जिस दिन आप क्वालिफाइड हो और जिस दिन आपके लिए वैकेंसीज आए, उस समय आप उसको फाइट करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से सक्षम और स्ट्रॉन्ग समझो।
सर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो स्नातक शिक्षा है उसमें जो 3 वर्षीय और 5 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसमें मुख्यतः अंतर कौन-सा है? देखिए, बोथ आर द इक्वल डिग्रीज, हाँ। उस हिसाब से तो कोई अंतर है नहीं इसमें। हुँ, बट हम ये देखते हैं कि 12th के बाद आप जो कोर्स करोगे वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हुँ। होगा। इट मीन्स कि 12th के बाद उसको सिर्फ 5 ईयर्स लगेंगे। हुँ। बट अगर वो आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहे तो 12th के बाद 3 ईयर तो उसको ग्रेजुएशन के लग गए और 3 ईयर एलएलबी के लग गए। इट मीन्स 6 ईयर का हो हाँ, गया। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज तो है कि बच्चे की 1 साल बच 1 रही साल। है इसमें, है ना? हाँ, हाँ। और उस वो जब मैच्योर हो रहा होता है और उसी समय लीगल करियर की तरफ जाता है, तो बच्चा उसको बहुत ही सीरियसली हुँ, हुँ। लर्निंग मूड में वो हुँ। होता है, तो बहुत अच्छे से वो उसको प्रिपेयर कर पाता है। हुँ। दूसरा, जो बड़ी इंस्टीट्यूशन से बच्चे एनएलयू वगैरह से लॉ करके आते हैं, निश्चित रूप से उनका जो लीगल आईक्यू है वो स्ट्रांग होता ही होता है। मैं ये कतई नहीं कहता कि 3 ईयर वाले ऐसा कर नहीं पाते, वो भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन एक तो आप शुरू से ही उसी स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। इसका हम उदाहरण यूँ ले सकते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में हम पुश्तैनी काम करते थे तो पिताजी से ही सारा काम सीख लेते थे, है ना? तो वो 12th में जब बच्चा आता है तो वो अपने प्रोफेसर से उसी प्रकार की चीज़ें वो 5 साल में निपुण होकर निकलता है। और 3 ईयर में चूंकि वो पहले ग्रेजुएशन करके आता है, फिर वो ढुलमुल भी रहता है कि उसको अपना करियर लीगल सेक्टर में बनाना नहीं है। अगर लॉ भी कर ली, ग्रेजुएशन किया हुआ तो आईएएस भी देगा, आरएस भी देगा, एसआई भी देगा। तो उससे थोड़ा-सा उसकी फ़र्क पड़ता है, सोच में भी फ़र्क पड़ता है। बेसिक डिफरेंस यही है। सर जो बड़े-बड़े विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश के लिए जो क्लेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, उसकी तैयारी कैसे करें छात्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्लेट तो देखिए केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ आईपी यूनिवर्सिटी इनके लिए ही होती है, इंद्रप्रस्थ वगैरह के लिए। और कुछ आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी क्लेट से ही अपने एडमिशन के बच्चे लेने लग गई है। क्लेट की प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को 10th क्लास के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लेट का सिलेबस कोई बहुत वाइड नहीं है। कुछ जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग का एक पेपर होता है। इसके साथ ही लॉ में आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर हम उसको सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू करें तो 12th के साथ-साथ स्टूडेंट जो है वो उसको बिल्कुल कवर अप कर जाएगा। बस आवश्यकता है कि उसको दृढ़ निश्चय हो और कठोर परिश्रमी हो। और चूंकि इस एज में बच्चा जल्दी डाइवर्ट हो जाता है या डिप्रेस भी हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स की वाचिंग की उसको जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की और उसके अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा है और अच्छा एनवायरनमेंट मिला हो तो बच्चा आराम से क्लेट क्लियर कर जाता है और उसके बाद अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है। सर भारत में आप कानूनी शिक्षा के भविष्य को कैसे देखते हैं? बहुत स्ट्रांग। हमारी पार्लियामेंट है और हम देखते हैं कि हर पार्लियामेंट्री सेशन में कितने ही नए नए लॉज बन के आते हैं। इसके लिए शुरुआत हम पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने डाटा कलेक्शन बिल इत्यादि के बारे में बताया। अभी महिला रिजर्वेशन बिल आया है। अब देखिए, जो जो लोगों में शैक्षिक उन्नति हो रही है त्यों त्यों लोगों में कानूनी जानकारी की भी वृद्धि हो रही है। और स्वाभाविक है ये कि आप पढ़ेंगे तो कानून की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ इनेक्ट करता है तो उसका गजट में नोटिफिकेशन करता है। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक सीधी सी कहावत है कि विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। आपके पास ये प्रश्न नहीं होगा कि ये कानून बना हुआ मुझे तो नहीं पता था। तथ्यों की भूल स्वीकार्य है, विधि की भूल स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, आपने स्वयं एलएलबी की, आप खुद एक सक्षम अधिवक्ता हो, तो आपकी बात का मैं समर्थन करते हुए इसको आगे बढ़ाता हूँ कि इसलिए अब आने वाले समय में आज हम फॉरेन में क्यों देखते हैं कि वहाँ के नागरिक जो है वो लॉ के प्रति बहुत अवेयर होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत अवेयरनेस नहीं आई है और सुप्रीम कोर्ट और दूसरी संस्थाएं इस बारे में लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों में विधिक जागरूकता आए। एडीआर सेंटर्स खोले हुए हैं, सरकार ने दुनिया भर के संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन फिर भी हम रेड लाइट तो क्रॉस कर ही रहे हैं, हेलमेट तो नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट तो नहीं लगा रहे हैं, या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान भी कर रहे हैं, पेरेंट्स को मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं ऐसे, जबकि सारे लॉज बने हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जो जो अवेयरनेस आएगी, अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आने लग गई और बच्चों में भी आने लग गई, तो हर व्यक्ति कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया। और अगर वो जागरूक हो गया तो निश्चित रूप से उसको कानूनी शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ेगी और लीगल कंसल्टेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि बाकी के आप किसी भी सेक्टर से कंपेयर कर लीजिए, कहीं भी लीगल सेक्टर कम नहीं रहने वाला है। सर अपना जो युक्ति संस्थान है ये मोस्टली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए कानूनी शिक्षा कितना स्थान रखती है और जब महिलाएं कानूनों के प्रति जागरूक होती है तो उनके जीवन में किस तरह परिवर्तन हो सकता है? वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। देखिए,
एक पुराना ज़माना था जब हम बेटियों को घर से बाहर नहीं निकालते थे, निकलती भी नहीं थी और पेरेंट्स का भी नियंत्रण रहता था, सोसाइटी का भी रहता था। सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि लोग क्या कहेंगे? हाँ, लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब वो अवधारणा पूरी बदल चुकी है। देखिए, अब जब हम आधी दुनिया में इसको शामिल करते हैं हमारी बेटियों को, तो हमें अब ये निश्चित रूप से समझना होगा कि लीगल एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। महिला आरक्षण बिल इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि पार्लियामेंट ने अभी इसको पारित किया है। और प्रैक्टिकली वकील साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लीगल एजुकेशन की तरफ बॉयज़ की बजाय गर्ल्स का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं कई इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर होने के नाते राजस्थान के जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनके मैं संपर्क में हूँ। तो आप ये देखेंगे कि इन सारी कॉलेजेस को अगर हम एवरेज भी देखें तो मोर देन 60% स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स हैं, हमारी बेटियां हैं हमारी। तो लीगल एजुकेशन की तरफ बेटियों का, अब जो भी जुडिशरी के रिजल्ट्स हमारे आते हैं, टॉपर्स हमारी बेटियां हो रही है। और इवन बहुत सारे एग्जामिनेशन तो ऐसे होते हैं जिसमें 60 से 70% के बीच हमारी बेटियां ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन रही है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि लीगल एजुकेशन की तरफ महिलाओं का रुझान, जो अभी आप देखते हैं कि चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे वो डॉरी प्रोविजन एक्ट हो, चाहे आईपीसी के प्रोविजन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हो, सीआरपीसी के हो, तो इनमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आज जो हमारे महिला और समाज कल्याण विभाग है उनमें इस प्रकार की नियुक्तियां भी की जा रही है। तो ये सब लीगल एजुकेशन के चलते ही संभव हो पाया है। और मैं समझता हूं कि महिलाओं की समान भागीदारी कानून निर्माण में भी और कानून की अनुपालना भी आज के समय में बहुत आवश्यक हो गई है। शुरू में भी देखते हैं तो 6 मजिस्ट्रेट महिला ही हैं। बड़ा गौरव होता है जब उनको उस चेयर पे देखते हैं तो। निश्चित रूप से। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए प्रिय दर्शकों, आज युक्ति संस्थान के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी पार्लियामेंट ने या वेरियस असेंबलीज ने जो लॉ बनाए हैं, उनके बारे में बहुत बार हमें जानकारी नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने एलएलबी की हुई हो जब भी आपको कानून आए। आप न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लॉज को जान सकते हो। आज तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी के बारे में कोई लॉ आप देखना चाह रहे हो तो आपका गूगल गुरु आपके सामने है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके पास में है कि आप कौन सा सिलेबस उसमें पढ़ रहे हो तो उसको तुरंत जो वो आप भांप सकते हो। इसके अतिरिक्त इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो अपने आसपास कोई भी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट या कोई लॉ का प्रोफेसर हो, उनसे आप बेझिझक, और कोई नहीं तो आप मेरे फोन नंबर आप डिस्प्ले कर देंगे, आप कानूनी कोई भी सलाह निःशुल्क रूप से बिना किसी कॉस्ट के 1 रुपए के आप कभी भी आकर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पूछ सकते हैं या मेरे से व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि कौन सा कानूनी अड़चन आ सकती है, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है या हमें इस बारे में कैसे अवेयर होना चाहिए। तो जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है और हमें कानूनी रूप से निश्चित रूप से जागरूक होना चाहिए। हमें कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसी में हमारा बचाव भी है। सर, आपने अपना अमूल्य समय संस्था को दिया। संस्था की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है, तो दर्शकों की ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ हमारी सहयोगी तर्जनी का। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।